था। कहाँ तक कवर कर लिया था हमने पिछली क्लास में? हम लोग विदेशी साहित्य कर हम्म। लिए। अच्छा, यानी कि हम जो साहित्यिक स्रोत देख रहे थे उसको हमने कवर कर लिया था पिछली क्लास में। और आज का जो है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य रहेंगे, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री का और हमारे सिलेबस में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड टॉपिक जो दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल, तो वहां से हम जो है स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। तो साहित्यिक स्रोत में आपने देखा था, मैंने साहित्यिक स्रोत की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि क्या होते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत कोई भी जो रचना है, वो उस सारी रचनाएं जो है वो साहित्यिक स्रोत में आ जाती हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि आज के दौर में अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर से उसकी संकल्पना कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और जो भौतिक साहित्य होते हैं उसको हम पुरातात्विक साहित्य के रूप में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो हमारे इतिहास को जानने के लिए दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। उससे पहले हमने काफी चीजें देखी थी, हिस्टोग्राफी हमने कवर कर ली है। साथ ही साथ हिस्टोग्राफी के बाद हमने जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लैरिटी है इतिहास की, इतिहास क्या होता है, ये सब चीजें हमने वहां पर देख ली थी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था कि प्राथमिक साक्ष्य कौन से होते हैं, द्वितीयक साक्ष्य कौन से होते हैं, स्वदेशी स्रोत कौन से हैं, विदेशी स्रोत कौन से हैं, ये सब चीजें देखी थी। इसी तरीके से जब हम पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य में जितनी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या जितने भी पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य आप में से कोई बताइए, पुरातात्विक साक्ष्य आपने जो इतिहास में पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा है अभी पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में? किस तरीके से डिफाइन करेंगे और कितने पार्ट में उसको हम बांट सकते हैं? बताइए सौरभ, बताइए क्या होता है पुरातात्विक साक्ष्य? सर, वो भौतिक चीज़ें जो हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हों तो उसे पुरातात्विक। हाँ, साथ जितनी भी भौतिक चीजें हैं उसको हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में डिक्लेयर करते हैं, उसको हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो अभिलेख हैं, अभिलेख को हम पुरातात्विक साक्ष्य में डालेंगे। इसी तरीके से स्मारक आते हैं इसमें, या जितने भी सिक्के हैं, ये सारी चीजें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम इनको देखते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हो गया कि जितना भी भौतिक सोर्स हमको मिला है इतिहास को जानने के लिए, जिसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो बर्तन हो, या उस टाइम के जो उस टाइम का जो मानव था और उस टाइम की जो संस्कृति या सभ्यता थी, तो उस टाइम में जो लोग भौतिक रूप से उसको उपयोग में ला रहे थे, उनको हम क्या कहते हैं, बहुत पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखते हैं। इनमें हम सबसे पहले अभिलेख शामिल करते हैं। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख कोई भी भौतिक सतह पर, चाहे वो पत्थर की सतह हो, तावे की सतह हो, मिट्टी की सतह हो, या सेलखड़ी की सतह हो, लिखा हुआ उत्कीर्णित लेख जो होता है, उत्कीर्णित लेख या लिखा हुआ लेख जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्लियर? तो उत्कृत लेख को हम अभिलेख कहते हैं। कई तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे राजकीय अभिलेख भी होते हैं, कुछ निजी अभिलेख होते हैं, स्मृति अभिलेख होते हैं, भूमि अनुदान होते हैं, और प्रशस्ति अभिलेख होते हैं। राजकीय अभिलेख का मतलब होता है कि जो राजकीय उद्देश्य के लिए, राज्य के उद्देश्य के लिए जितने भी लेख लिखे गए हैं उनको हम कहते हैं राजकीय अभिलेख। जैसे अशोक के अभिलेख देखें हम, तो वो राज्य के उद्देश्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राज्य के संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए लिखे गए थे। तो ऐसे अभिलेखों को हम क्या कहेंगे, राजकीय अभिलेख। कुछ होते हैं निजी अभिलेख, निजी जो व्यक्तियों द्वारा लिखवाए जाते हैं, व्यक्ति द्वारा। तो निजी अभिलेख जैसे कि मैं मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं और मैं
एक मंदिर बनवाना चाह रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री में, ऐसा समझ लीजिए। तो मंदिर बनवाने के बारे में जो फिर मैं लेख लिखूंगा, लिखवाऊंगा, उसको हम क्या कहेंगे, निजी अभिलेख कहेंगे। ये दीवारों पर हो सकते हैं, ये किसी भी सतह पर हो सकते हैं, मंदिरों की दीवारों पर हो सकते हैं, मस्जिदों की दीवारों पर हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, निजी अभिलेख कहते हैं। दूसरा होता है स्मृति अभिलेख। स्मृति अभिलेख होता है कि याददाश्त के लिए, यानी कि किसी चीज को याद रखने के लिए या किसी की स्मृति में, ठीक है, किसी की याद में जब हम लेख लिखते हैं तो उसको कहते हैं स्मृति अभिलेख। क्लियर। तो स्मृति अभिलेख में हो गया हमारा जैसे कि लुम्बिनी स्तंभ लेख है अशोक का, तो वो जो नेपाल की यात्रा की थी, और नेपाल की यात्रा गौतम बुद्ध के मृत्यु के कुछ साल के बाद की थी, तो वो स्मृति में लिखा हुआ एक लेख है। तो ऐसे लेखों को हमने कहा कि हाँ ये स्मृति लेख होते हैं। ठीक है, ऐसे लेख किस कैटेगरी में आ गए। फिर है भूमि अनुदान। तो अनुदान, या सिंपल रखो कि अनुदान अभिलेख। तो अनुदान अभिलेख में कई सारे तरीके के आ जाएंगे। कुछ भी अनुदान हमने किया है और उस अनुदान की के को जो है बयान करने के लिए, उस अनुदान को लेखित करने के लिए जब लेख लिखा जाता है तो उसको हम अनुदान कहते हैं। जैसे ताम्र पत्र पर लिखे हुए अनुदान हैं, या फिर मंदिरों की दीवारों पर लिखे अनुदान है, तो ऐसे लेखों को हम क्या कहते हैं, ताम्र पत्र अनुदान या मंदिर अनुदान, ये सारे। फिर एक होता है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, कि प्रशंसा में लिखा हुआ है कोई लेख जब प्रशंसा में लिखा हुआ होता है। कई सारे हम इनमें देख सकते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, या रानी गुम्फा अभिलेख जो है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रशस्ति अभिलेख की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको जब भी आप पढ़ोगे तो इतनी जो है कोई अब डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। ठीक है, तो अभिलेख हो गए ये सारे अभिलेख। अच्छा, भारत में अगर प्राचीनतम अभिलेख देखें तो कौन सा प्राचीनतम अभिलेख है, तो उसमें है हमारा हड़प्पाई अभिलेख, जो है जो पत्थरों पर है, मोहरों पर है, कई चीजों पर है। लेकिन हमने क्योंकि उसको पढ़ा नहीं है, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये भी पठनीय नहीं हुए हैं। तो अब सबसे पढ़ने वाले सबसे पुराने अभिलेख देखें तो कौन है, अशोक के अभिलेख आएंगे, और राज के अभिलेख के ये उदाहरण है। ठीक है, इसी तरीके से प्रशस्ति अभिलेखों में खारवेल को देख सकते हैं, रुद्रदमन को देख सकते हैं, या समुद्रगुप्त को देख सकते हैं। ये सब क्या है, प्रशस्ति अभिलेख है। तो प्रशस्ति अभिलेख हो गए हमारे। ठीक, ताम्रपत्र के रूप में भी अभिलेख होते हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रीलिम्स 20 मतलब प्रीलिम्स में 2017-18 में शायद क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े गए हैं अशोक के, पढ़ने का प्रयास किया है, वो है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसको याद रख लेना, लिख लेना। फिर आगे आता है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में सिक्के। अब सिक्के क्या होते हैं, सिक्के आपको पता ही है कि विनिमय का, एक्सचेंज का जो है एक माध्यम होते हैं, या फिर जिसको हम वैल्यू में मेजरमेंट का भी एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम सिक्के कॉइन्स कहते हैं। तो कॉइन्स भी एक तरीके से पुरातात्विक अभिलेख हैं। और ये मुद्रा जो है मुद्रा निधि प्राप्त होती है कई स्थानों से, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा से प्राप्त हुई है, मेरठ से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसी तरीके से राजस्थान से, दक्षिण भारत में यूनानी है, और रोमन सिक्के में प्राप्त हुए हैं। तो ये भी हमारे इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। अभी तो सबकी विशेषताएं देख लेंगे, किसकी क्या क्या सीमाएं होती है, वो तो वहां पर भी पढ़ लेंगे जब अलग अलग काल में। सबसे पहले जो सिक्के जारी किए गए थे, वो व्यापारिक निगमों के द्वारा किए गए थे। जो व्यापारिक निगम थे उस टाइम की 6वीं शताब्दी से पूर्व के, तो उन्होंने आहत सिक्के के रूप में, आहत सिक्के मतलब पंचमार्क सिक्के। अब इसको आहत सिक्के क्यों कहा जाता है, पंचमार्क सिक्के क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको आहत कर करके इस पर कुछ ना कुछ पंच बनाया जाता था। इस पर कोई ना कोई निशान बनाया जाता था, जैसे पक्षियों के निशान बना दिए, या उस टाइम के इसी तरीके से जहाज के निशान बना दिए। ये सब चीजें क्या थी, पंचमार्क सिक्के के अंतर्गत आती थी, क्योंकि पंच मारा जा रहा है उस पर।
ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो ये होते हैं आहत सिक्के, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में आते हैं। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें कि सबसे पहले शासकों ने अपने नाम से सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो इंडो ग्रीक शासक थे, जिन्होंने अपने नाम से, खुद के नाम से, मान लो इंडो ग्रीक कोई शासक है, मिनेंडर है, तो मिनेंडर ने अपने नाम से सिक्के जारी कर दिए। तो ऐसे इस चीज को में देखें तो ये सीडीएस 2026 में ही, शायद 25 में ये क्वेश्चन था किसने जारी किए थे, और आपको तो कराए हुए थे मैम ने। तो ये सब चीजें क्या है, इंडो ग्रीक शासक प्रथम, मतलब इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहली बार जो है ऐसे सिक्के जारी किए थे। अब इनके माध्यम से कई सारी चीजें मिल जाती हैं, राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है हमें, आर्थिक इतिहास के बारे में पता चलता है, और धार्मिक इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास के बारे में देखेंगे, जहां जहां से प्राप्त हो रहे हैं उस वहां हम देखेंगे क्षेत्र विस्तार हो सकता है उनका। हालांकि ये बहुत टफ चीज होती है कि हो सकता है कि भाई व्यापार हो रहा तब पहुंचे होंगे, तो इसमें तो सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेकिन किसके द्वारा जारी किए गए हैं, इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर किसका शासन था, या उन पंचमार्क पर जो चिन्ह है, निशान है, उनका अध्ययन करके, कि मान लीजिए किसी के सिक्के जहाज है किसी के सिक्के पर, तो ये लगा सकते हैं कि हाँ समुद्री व्यापार होता होगा। या फिर इसी तरीके से हम आर्थिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि सिक्कों का अगर प्रचलन बढ़ रहा है तो व्यापार बढ़ रहा होगा उस काल में। ये सारी चीजें हम धार्मिक इतिहास के बारे में भी लगा लेते हैं अनुमान, कि कई बार ऐसा होता है कि जो देवता होता है, देवता के नाम पर जो है सिक्के जारी किए जाते हैं। जैसे हम कुशाणों के सिक्के देखेंगे तो, और यूनानियों के भी सिक्के देखेंगे तो, एक तरफ जो है भारतीय देवताओं का उल्लेख है और दूसरी तरफ जो है रोमन और यूनानी देवताओं का उल्लेख है। तो उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है इस टाइम के धर्म का क्या स्वरूप रहा होगा, वो सब चीजें देख सकते हैं। तीसरा आता है हमारा स्मारक। अब स्मारक में क्या होते हैं, स्मारक में मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स का मतलब है कि ऐसे कोई भी भौतिक साक्ष्य या जिसके माध्यम से हम उनको स्मारक के रूप में देखते हैं, स्मारक के रूप में, मोन्यूमेंट्स के रूप में देख सकते हैं। इसमें सारी चीजें स्थापत्य कला किया जाएंगी आपकी, चाहे वो भवन हो, किले हो, ठीक है, या स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये सारी चीजें कायम आ जाएंगी, स्मारक में आ जाएंगी। अब इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा के मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मारक। इसके माध्यम से भी हम कई सारी चीजें, राजनीतिक, धार्मिक इतिहास, कलात्मक विकास, ये सब चीजों के बारे में पता लगा लेंगे। फिर है हमारा अन्य चीजों में देखेंगे, कलाकृतियां भी होती हैं कई तरीके की, जैसे मूर्ति कला है, तो मूर्ति कला के माध्यम से हम पता लगा लेंगे। जैसे हमने गंधार मूर्ति कला को देखा, तो गंधार मूर्ति कला पर हमने यूनानी प्रभाव भी देखा, ईरानी प्रभाव, रोमन प्रभाव भी देखा। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत में यूनानी और जो रोमन है उनका शासन कहीं ना कहीं भारत में होगा, या फिर वो जो है हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहे होंगे, ये सब चीजें लगा सकते हैं। इसी तरीके से चित्रकला है, तो चित्रों के माध्यम से हम जो है इतिहास के बारे में जान सकते हैं, कई सारी चीजें जो है चित्र के माध्यम से। इसी तरीके से मृदाभांड होते हैं और उपकरण होते हैं, इन सब के माध्यम से हम जान लेते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है इसमें, पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण, ये भी हमारे सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अन्वेषण भी दो तरीके से हम करेंगे, दो तरीके से होता है। एक तो परंपरागत रूप से होता है। तो परंपरागत रूप से क्या है कि अकस्मात खोज हो गई, अकस्मात खोज हो गई, जैसे कि हड़प्पा की हुई थी, कि घूम रहे थे या कोई काम कर रहे थे वहां पर रेलवे वोलवे का, और वहां से जो है ईंटें उठाई जा रही थी, तो एकदम से मिल गया वो आम लोगों द्वारा। तो अकस्मात खोज कर लेना, ये एक परंपरागत मॉडल है। जैसे राम साहनी। दूसरा होता है पारंपरिक मॉडल में साहित्यिक विवरण। तो दो चीजों को हम देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें स्मार्ट मॉडल या आधुनिक जो है अन्वेषण के रूप में देखें तो हम दूरबीन का, सूक्ष्म दूरबीन का उपयोग कर रहे हैं, उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक विश्लेषण कर रहे हैं, विद्युत विधि से विश्लेषण कर रहे हैं, या इसी तरीके से अब तो IoT का भी उपयोग कर रहे हैं और AI का भी उपयोग कर रहे हैं। यहाँ को जोड़ देना, वो चीजें ऐड कर देना। तो ये हो गए अन्वेषण की चीजें। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, एक होता है उत्खनन, एक होता है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब है यहाँ पर कि किसी भी पुरातात्विक स्थल की खोज कैसे हो रही है, किसी भी प्राचीन संस्कृति सभ्यता की खोज कैसे हो रही है, स्थल के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, खोज जो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो ही अन्वेषण होता है। ये अन्वेषण के बाद हमारा आता है उत्खनन।
जो हुई आकस्मिक साहित्यिक विवरण, ये सब हवाई भाई ये सब चीजें हुई हैं। ठीक है। हाँ सौरभ, इन्वेस्टिगेशन ही ये सब चीजें इसमें आती हैं। फिर होता है हमारा उत्खनन की विधि। ठीक है। उत्खनन की विधि में हम क्या करेंगे, उत्खनन की दो तरीके की विधि होती है, जैसे सिलेबस में दिया हुआ है। उत्खनन का मतलब है कि हमारा जो पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल के बारे में जानने के लिए हम उसके अध्ययन के लिए क्या है, उसको हम खोद रहे हैं, उसको हम समझने के लिए उसको हम क्या है, खोद रहे हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। तो उत्खनन में दो विधि का उपयोग करते हैं हम, एक तो लंबवत उत्खनन करते हैं, दूसरा करते हैं हॉरिजेंटल, उसको क्षैतिज उत्खनन कहते हैं। तो लंबवत उत्खनन का मतलब है कि एक मान लीजिए कोई विलेज मिला, पुरातात्विक रूप से विलेज मिला, मान लो सौरभ का कोई विलेज, सौरभ का गांव है। तो सौरभ के गांव के बारे में हमें ये पता चला कि ये एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक साइट है। तो इसके बारे में हमें इसके यहाँ की इतिहास के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में पता लगाना है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इसका पता हम इस तरीके से लगाएंगे कि लंबवत उत्खनन करेंगे तो हम छोटा सारा क्षेत्र खोद लेंगे। छोटा सारा इतना ही छोटा नहीं होगा, मतलब होगा 1 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का क्षेत्र खोद लेंगे। तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है पुरातात्विक चीजें मिली हैं, या पुरातात्विक उपकरण, या फिर मृदावान, ये सब चीजें मिली है। फिर हम क्या करेंगे कि अब वो पूरा टिब्बा है, वो पूरा टीला है, तो उसके बारे में ये भी एक पता चला कि इसमें कई सारी संस्कृति यहाँ पर निवास कर रही थी। तो अब और नीचे खुदाई करेंगे हम। तो जब नीचे खुदाई करेंगे तो वहां पर भी कोई संस्कृति के हमें साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है। और नीचे खुदाई करेंगे तो वहां पर भी कुछ किसी दूसरी संस्कृति के साक्ष्य मिलेंगे। तो ये होता है उत्खनन की लंबवत विधि। ठीक है। तो लंबवत विधि, एक ही साइट का हम जो है नीचे की तरफ उत्खनन करते चले जाते हैं। अब इसमें एक चीज आप समझ लो, जो सबसे नीचे की साइट हो, जो सबसे नीचे की सतह होती है, लेयर होती है, वो जो सतह है वहां पर जो संस्कृति मिली है वो सबसे प्राचीनतम होगी, पहले बसी होगी। उस टिब्बे, उस क्षेत्र पर जब बसी, वो खत्म हुई, तो फिर हम दूसरी सभ्यता बनी। जैसे मान लीजिए अभी सौरभ, एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल है कि सौरभ के गांव में बाढ़ आ जाती है और खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वहां पर वो सब चीजें दब जाएंगी। दबने के बाद फिर ये होगा कि वहां पर फिर धीरे धीरे जो है आवासित होने लगेगा वो क्षेत्र, क्योंकि फर्टाइल है या जो भी चीज है, या नदी के किनारे है। तो वहां पर फिर दूसरी संस्कृति पनपने लगेगी। तो नीचे एक सतह बन गई, ऊपर एक बन गया, फिर वो भी किसी कारणवश जो है खत्म हो गई, फिर एक सतह बन जाएगी। तो सबसे प्राचीन तो सौरभ थे, फिर उसके बाद कोई आए थे, फिर उसके बाद कोई आए होंगे। इस तरीके से हम वर्टिकल विधि को देख सकते हैं। तो इसका लाभ क्या है, इसका लाभ ये है कि हमें अनेक संस्कृतियों का एक ही स्थल पर जो है अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं होगा। और कंपैरिजन कर लेते हैं कि हाँ, इस संस्कृति में, इसी क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है। दूसरी विधि होती है क्षैतिज, हॉरिजेंटल विधि होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल में मतलब एक संस्कृति है, एक संस्कृति के बारे में हमने पता लगाया। मान लो अब सौरभ की संस्कृति खत्म हो गई, सौरभ वाला जो है, तो सौरभ यहाँ पर रह रहे थे वो खत्म हो गई सारी चीजें। तो अब हमने उसका अध्ययन किया, हमें पता चला कि यहाँ तो यार सौरभ नाम का एक लड़का था जो यूपीएससी की तैयारी करता था। ठीक है। बट ये भी जो है बाढ़ उड़ की वजह से यहाँ की, इनकी पूरी संस्कृति खत्म हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, उस क्षेत्र की जानकारी तो ले ली, अब ऐसे कई सारे क्षेत्र होंगे जो खत्म हुए होंगे। तो उस पूरी संस्कृति के बारे में हम जब व्यापक रूप से जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग स्थलों की जो है खुदाई करते हैं, उस संस्कृति से संबंधित स्थलों की, तो उसको हम कहते हैं क्षैतिज खुदाई। तो क्षैतिज खुदाई का मतलब है एक ही संस्कृति के बारे में व्यापक रूप से समझना। ठीक है। क्लियर हो गया दोनों विधियों में, कोई डाउट? ठीक है, सिंपल तरीके से बता दिया है। तो ये हो गया। तो लोगों के जीवन की समग्रता से समझने का प्रयास होता है। अब दोनों विधियों की कुछ देखो कठिनाई है या चुनौतियां हैं। जैसे इसकी, ये महंगी बहुत है, ये विधि महंगी बहुत है। वर्टिकल जब हम करेंगे तो महंगी बहुत है, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होती है। उसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस विधि की सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि ये भी एक महंगी विधि है। क्योंकि आज जो है जिन क्षेत्र, जहां पर पुरातात्विक स्थल है, वहां पर भी कोई ना आज बसी हुई है। तो उस संस्कृति को हटाना या उस गांव को हटाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, इसलिए जो है ये विधि काफी महंगी है। क्लियर। दूसरा, इसमें जनसंख्या का पुनर्वास हो चुका है, तो जनसंख्या बस चुकी है तो उसका पुनर्वास करना एक बड़ा चैलेंज रहता है, और कई सारे विद्रोह आपने देखे होंगे, कई सारे जो है प्रोटेस्ट इसके बारे में आपने देखे होंगे। ठीक है, ये इस दोनों की विधियों की चुनौतियां हैं, बट विशेषताएं भी। अच्छा, एक चीज देखते हैं कि हाल फिलहाल में ये जो चुनौतियां आ रही हैं, भी बाढ़ से खत्म हो गया, या कोई आर्कोलॉजिकल साइट जो है उनका विनाश हो गया, भूकंप आ गए, ये सब चीजें, या फिर हम जनसंख्या पर आवास कर रहे हैं, तो उन सब समस्याओं के चलते हुए आर्कोलॉजिकल साइट का संरक्षण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब नई नई तकनीकें क्या आ रही हैं आर्कोलॉजिकल साइट के संरक्षण के लिए, या उसके उत्खनन के लिए, या उसके इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो एक तो ये कार्बन डेटिंग ही है पहले से ही है। हालांकि जीवाश्म चीजों का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से मानेंगे जानेंगे। फिर है यूरोपियन डेटिंग। देखो, कार्बन डेटिंग का क्या होता है, जितनी भी जीवाश्म चीजें हैं उसमें कार्बन पाया जाता है, और कार्बन क्षरण की एक जो है कार्बन क्षरण की एक आयु होती है कि कुछ सालों में कार्बन क्षरण जो है एक जो है ना एक क्या होता है उसको दर, एक दर के माध्यम से ये कम होता चला जाता है। कि ऐसे एग्जांपल, हालांकि वो बहुत लंबा 3784 बहुत लंबी विधि हो जाएगी, ऐसा मान लो 100 साल है, 100 साल ऐसी बस एग्जांपल के रूप में 100 साल है, 2 साल में 50% कार्बन खत्म हो गया। तो अगर हमें ये पता चला कि एक वस्तु में या मानव के कंकाल में सिर्फ 25% जो है कार्बन है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ये 75 साल पुराना हो गया, क्योंकि 75% इसमें खत्म हो गया। 50% है तो 50%, वो जो साल होते हैं वो अलग होते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है, वो बहुत बड़ा नंबर है, उसमें भी फिर मैनिपुलेट किया जाता है और ऊपर नीचे किया जाता है, एग्जैक्ट नहीं आती है। तो उसको हालांकि मैं भेज दूंगा, एक पेजर है उसका भी, उसको ही भेज दूंगा, वो उसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जीवाश्म के लिए क्या पढ़ेंगे हम, जीवा कार्बन डेटिंग। और गैर जीवाश्म के लिए क्या करते हैं हम, गैर जीवाश्म के लिए यूरेनियम डेटिंग। जैसे पत्थर उत्तर है या कोई दूसरी चीज है जिसमें जीवाश्म नहीं है, तो उसके लिए हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। एक होता आर्क्योमेट्री। आर्क्योमेट्री होता है जितने भी पुरातात्विक उपकरण हैं उन या पुरातात्विक सामग्री है उसके मापना कैसे, मापने की जो विधि है जिसके माध्यम से मापा जाता है उसको हम कहते हैं आर्क्योमेट्री। ये टर्म ही रट लेना, बस डायरेक्ट आता है क्वेश्चन तो टर्म ही रट लेना और ज्यादा जानने की जरूरत होती नहीं है। एक होता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है मोलिकुलर बायोलॉजी। अब मोलिकुलर बायोलॉजी जैसे है, आपको पता चल गया होगा, थोड़ा वो साइंस पढ़ा होगा कि डीएनए, आरएनए, बाइक्रोमोसोम, इन सब जो है हम उपयोग कर रहे हैं अध्ययन के लिए, प्राचीन अध्ययन के लिए। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति है, उसमें भी हम संबंध निकाल रहे हैं कि क्या वैदिक संस्कृति, वैदिक आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, तो उसका डीएनए परीक्षण करेंगे हम कि बाहर के लोगों का डीएनए, उस टाइम के लोगों का डीएनए, आर्यों का डीएनए, यहाँ के इंडिया के उसका डीएनए। तो ये सिद्ध हो गया है कि जो आर्य थे, वर्तमान में ये सिद्ध हो गया है कि जो आर्य थे वो आर्य बाहर से आए थे, वो डीएनए परीक्षण से ही सिद्ध हो गया। कई सारे रिसर्च पेपर हैं तो उनके माध्यम से हमने कर लिया। फिर है एक पर्यावरणीय पुरातत्व। पर्यावरणीय पुरातत्व का मतलब क्या है कि जो उस टाइम में लोग निवास करते थे उस टाइम की जलवायु क्या थी, उस टाइम का पर्यावरण क्या था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता अगर हम देखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिम भारत में डेवलप हुई, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी हमें जलवायु समझनी होगी, उसकी वहां पर हमें पर्यावरण समझना होगा, तो उसी को कहते हैं हम पर्यावरण पुरातत्व। पांचवा होता है एथीनो आर्कियोलॉजी। एथीनो आपने पढ़ा होगा, एंथ्रोपोलॉजी उसी से निकला है ये एथीनो आर्कियोलॉजी। इसका मतलब होता है एथनो वो इसमें क्या होता है एथीनो आर्कियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि हम लोगों से ही जानकर ये समझते हैं कि उस प्राचीन लोगों का क्या वो होगा। जैसे जनजातियां हैं, मान लीजिए गुजरात की कोई जनजाति है, ठीक है,
और उस जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति हम देखें तो ऐसी है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो प्राचीन लोगों की जैसी होगी, समान स्तर पर होंगी, जनजाति जो है समान स्तर पर होंगी। तो उस जनजाति के माध्यम से, उसकी जनजाति का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके माध्यम से हम ये कंपेयर करेंगे कि हाँ उस टाइम में जो लोग रह रहे थे, जब ये सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, तो वो लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, उनके धर्म का दर्शन क्या होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजी जो है दर्शन के बारे में नहीं बताते, विचारधारा के बारे में नहीं बताते, तो विचारधारा क्या होगी, ये सारी चीजें जो है हम एथिनो आर्कियोलॉजी के माध्यम से, यानी कि जनजातियों में जा जाकर जो एथनिक वो है उनके समुदायों में जा जाकर, समाज में जा जाकर हम अध्ययन करते हैं, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। क्लियर, ये भी आसान हो गया। फिर है अपना सैल्वेज आर्कियोलॉजी। अब एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि आर्कियोलॉजी जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजी साइट्स, एक मिनट, आर्कियोलॉजी साइट्स जो हैं वो विनाश के स्तर पर हैं, यानी कि उनका, अब हम जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के चलते हुए विकास के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या हमें वहां पर आवास बनाए जा रहे हैं कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर, तो ये एक समस्या आ रही है। या फिर मान लो आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ऐसी स्थिति में उनका संरक्षण कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक टेक्निक डेवलप की हमने, सैल्वेज आर्कियोलॉजी। सैल्वेज आर्कियोलॉजी का मतलब है, सैल्वेज आर्कियोलॉजी का मतलब है कि उस टाइम में जो हमें एक क्षेत्र विशेष से पुरातात्विक चीजें मिली थी या पूरी बस्ती मिली थी, वैसी की वैसी बस्ती आर्टिफिशियली हम बना लेते हैं और उसको एक सुरक्षित जगह पर जो है रख देते हैं। जैसे ये नागार्जुन डैम देखा होगा ना, नागार्जुन डैम आपने देखा होगा, प्रोजेक्ट देखा होगा, तो यहाँ पर नागार्जुन कोंडा एक हमारी साइट है, या नागार्जुन के पास जो है आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है यहाँ पर, तो यहाँ इसके माध्यम से क्या है, उसका विनाश हो रहा था, उस साइट का विनाश हो रहा था, तो हमने क्या किया है कि पूरी की पूरी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है हमने आर्टिफिशियली बना दी, वैसे ही कंकाल या उन वहां से जो कंकाल हमें मिले उनको वहां पर संरक्षित कर दे, दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर। तो ये जो कहलाता है, ये सैल्वेज आर्कियोलॉजी कहलाती है। ये नए नए आयाम जो है वर्तमान में आर्कियोलॉजी के फील्ड में जुड़ रहे हैं, इनको याद रख लेना, की टर्म याद रखना कि हाँ एथनो आर्कियोलॉजी होता है, सैल्वेज आर्कियोलॉजी होता है, पर्यावरण आर्कियोलॉजी होता है, इन्वायरमेंटल पैलियोंटोलॉजी है, आर्क्योमेट्री है, कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है। इसका मैं एक क्वेश्चन भेज जो पूछा था यूपीएससी ने, उसको आप कर लेना, ठीक है। अब है पुरातात्विक साक्ष्य के महत्व एवं उनकी उपयोगिता। तो पुरातात्विक साक्ष्य के महत्व की बात करें, क्या आएगा, सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि हमारा 90% है, जैसे कि उपेंद्र सिंह भी कहते हैं कि 97 के आसपास जो है 90, और इग्नू के नोट्स में भी है कि 90% इतिहास जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर डिपेंड है, यानी कि इतिहास को जानने के लिए हम इतने आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर इतने ज्यादा डिपेंड है कि 90% इतिहास इसके माध्यम से ही जानेंगे, ठीक है। तो एक तो ये इसका महत्व हो गया। दूसरा, जब आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम पढ़ते हैं और लिटरेरी सोर्स पढ़ते हैं, तो दोनों में कंपेयर करें तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी कौन से में जाता है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। ऑब्जेक्टिविटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसमें परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है, जबकि लिटरेरी सोर्स में परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अशोक के अभिलेखों को देखोगे तो अशोक के अभिलेख एक तो वो खुद ही नहीं लिखवाए हैं, ठीक है, तो उस टाइम की वास्तविकता, जबकि लिटरेरी सोर्सेस में क्या होता है, एक लंबे टाइम के बाद जो है प्रक्रियागत लिखे जाते हैं। जैसे महाभारत को देख लो, रामायण को देख लो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, धार्मिक स्रोत ज्यादा हैं, या जातक कथाओं को देख लो, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, वेदों को देख लो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर है तीसरा ही बता दिया कि मानवीय हस्तक्षेप की बहुत कम संभावना होती है, गुंजाइश होती है, एंड ये उच्च एवं निम्न वर्ग में कोई भेद नहीं करते। जबकि हम देखेंगे साहित्य स्रोत जो है, वेदों को देखें या ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, ये सारे क्या है, एक स्पेसिफिक क्लास के ओपिनियन को, विचारधारा को या दृष्टिकोण को दिखाते हैं, तो भेदभाव की संभावना ज्यादा हो जाती है। सीमाएं भी हैं, कि सीमाएं इसकी ये है
कि जब ये वस्तुनिष्ठ स्थिति के होते हैं, हालांकि अपने स्वरूप में वस्तुनिष्ठ स्थिति के होते हैं, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद जो इस पर डिसीजन लिया जाता है, मान लीजिए मैं किसी अभिलेख का अध्ययन करके अब जब अपना ओपिनियन दूंगा, तो वो मेरा ओपिनियन जो होगा वो व्यक्तिनिष्ठ होगा, ठीक है। सौरभ का जो ओपिनियन होगा वो व्यक्तिनिष्ठ होगा, तो ओपिनियन अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें जो बौद्धिक पूर्वाग्रह है, बौद्धिक पूर्वाग्रह की संभावना इसमें भी रहती है। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप की हालांकि कम गुंजाइश रहती है, लेकिन रहती है इसमें गुंजाइश। जैसे अशोक के अभिलेखों को हम देखें, तो अशोक के अभिलेखों को जो फिरोज तुगलक था उसने भी परिवर्तित कराया और उसने भी अपने अभिलेख को उसमें जोड़ा, या फिर इसी तरीके से जहां ये प्रयाग अभिलेख जो था उसका तो जहांगीर के काल में इसकी खोज हुई, जहांगीर ने उसकी खोज किया अकबर के काल में, तो उस टाइम में भी हस्तक्षेप किया गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं या अभिलेख होते हैं, इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये भी किसी न किसी वर्ग द्वारा तो लिखे जाते हैं, किसी न किसी लोगों द्वारा तो लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे राजकीय सोर्स, राज के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख लिखे, तो वो राज की दृष्टि से लिखे गए हैं, एक ओपिनियन को दिखाएंगे, उसमें आम लोगों की चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, महिलाओं की चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। तो ये सब चीजें एक चैलेंज के रूप में रहती हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में दूसरी चीज ये है कि जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स पाए जाते हैं हमारे पास, चाहे वो उपकरण हो, मृदभांड हो या कोई भी बर्तन हो, हमें जो मिले हैं, जैसे पुरापाषाण काल के स्थलों पर बात की जाए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो मिले हैं, वो तो हमें कहीं ना कहीं लोगों ने जो छोड़े हैं वो मिले हैं ना। कोई फैक्ट्री में मिली कि वहां पर जो है हथियार बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे, लेकिन जो उनके उपयोग में नहीं थे या उपयोग करने लायक नहीं थे, उन्होंने वो वहां पर छोड़ दिए, बाकी अपने साथ ले गए, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या रहती है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें जो है छूटे हुए मिलते हैं, जो उन्होंने फेंक दिए हैं वो सब चीजें मिलती हैं। तो ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स की एक सीमाएं होती हैं, ठीक। तो ये सभी सीमाएं हैं, इनको सब चीजों को देख लेना। फिर है स्पष्ट विभाजन भी नहीं है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और उसमें। अब आता है हमारा सिलेबस का, इतिहास का। जब हम इतिहास आगे पढ़ेंगे कि हमने सारी चीजें देख ली हैं और 2 टॉपिक भी कर लिए हैं सिलेबस के। कौन कौन से टॉपिक किए हैं बताइए, सौरभ बताइए कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं जो सिलेबस में दिए हैं। सर पहले तो सर स्रोत कर लिया हम लोगों ने, हाँ और सर उसमें भी स्रोत में भी कई प्रकार हैं, जैसे कि अ, हाँ, यही हमने मतलब सोर्स वाला जो पार्ट है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चंस जो है ऐसे नहीं बनेगा, जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ से क्वेश्चन आप टेकल नहीं कर पाओगे, बट जब हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज देखेंगे कि सोर्स की अच्छे से आलोचनात्मक दृष्टि से उसको हम उसका अध्ययन करेंगे, तब आप जो है सक्षम हो जाओगे, तब आपकी क्लैरिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब जाएंगे हम एक तरीके से, अभी हॉरिजॉन्टल स्टडी चल रही थी, अब वर्टिकल चीजें देखेंगे, एक एक चीज में वर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है पहला उसमें हमने जो बांटा था प्राग ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण। दूसरा था आद ऐतिहासिक काल, तो इसमें नवपाषाण काल आएगा, हड़प्पा सभ्यता आएगी, ताम्रपाषाण काल आएगा, महापाषाण काल आएगा, और इससे पहले जो है यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वैदिक काल। वैदिक काल भी आद ऐतिहासिक काल का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से हम टॉपिक देखेंगे, तो भौगोलिक कारक देखेंगे, इतिहास पर भौगोलिक कारक का क्या प्रभाव रहता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है और जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी तो उसे कर भी देखो। जैसे जीएस में भी आया था एक बार कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़ा गया, इस तरीके से कुछ पूछा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद समदाली और इसके बीच लड़ा गया, क्या कारण है कि इतने भीषण युद्ध पानीपत में ही हुए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो जो है ज्योग्राफिकल कुछ फैक्टर होंगे, कुछ जो है राजनीतिक फैक्टर होंगे, वो सारी चीजें हम देख लेंगे, तो इससे जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मानव संस्कृति का विभिन्न युगों में विभाजन देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के स्रोत देखेंगे, यहाँ पर जलवायु संबंधी परिवर्तन, जीवों का पार्जन में परिवर्तन, सामाजिक संगठन परिवर्तन, संस्कृति का विकास, ये सारी चीजें देख लेंगे और मैप का भी कर लेंगे। मैप का ही मैंने अच्छे से आपको दे दिया है। अब एक चीज डिबेट आती है कि भौगोलिक कारण का इतिहास पर प्रभाव। इसमें 2 विचारधाराएं देखी जाती हैं कि एक तो संभावनावाद जिसको कहते हैं, एक निश्चयवाद। अब निश्चयवाद क्या कहता है
कि निश्चयवाद ये मानते हैं, निश्चयवाद जितने भी इस विचारधारा को मानते हैं, ये कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास भौगोलिक कारकों की वजह से ही विकसित हुआ है। जितने भी समाज में, जितने भी इतिहास में परिवर्तन होते हैं, राजवंशों का बनना, ये सारी चीजें, यानी कि मनुष्य उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है प्रकृति से निर्धारित है। इसको कहते हैं निश्चयवाद। ठीक है, तो निश्चयवाद के मानने वाले ये कहते हैं कि हर चीज जो है, हड़प्पा का खत्म होना, हड़प्पा का बनना, हड़प्पा का नगरीय सभ्यता में तब्दील होना, ये सभी चीजें भौगोलिक कारण पर डिपेंड करती हैं, तो इसको निश्चयवाद कहते हैं। दूसरा है संभावनावाद। संभावनावाद वाले ये मानते हैं कि नहीं नहीं, ये भौतिक कारक कुछ होते ही नहीं है, भौतिक कारकों को जो उपयोग में करने वाला मनुष्य है, मानव है, उसके माध्यम से इतिहास जो है विकसित होता है। तो हर चीज जो है मानव द्वारा निर्धारित होती है। मानव जिस तरीके से चाहे भौगोलिक कारकों में परिवर्तन कर सकता है, जिस तरीके से चाहे संस्कृति बना सकता है, जिस तरीके से चाहे सभ्यता बना सकता है, तो इसको कहते हैं हम संभावनावाद। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं अपने आप में? दोनों ही बातें गलत हैं। तीसरी विचारधारा थी नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद का मतलब है रुको और आगे बढ़ो। रुको और आगे बढ़ो का मतलब होता है कि आप कुछ चीजें भौगोलिक कारकों की वजह से डिसाइड होंगी, प्रभावित होंगी, तो मनुष्य भी उन भौगोलिक कारकों में जो है तब्दीली, परिवर्तन करेगा अपने आप से, अपने परिस्थितियों के अनुकूल और अपनी तकनीक के अनुकूल जो है उनको परिवर्तित करेगा। तो दोनों ही चीजें होती है। तो नव निश्चयवाद मेरे करीब तो नव निश्चयवाद ज्यादा है, मैं उसको ज्यादा एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये चीजें रही होंगी इतिहास में भी। ठीक है, तो भौगोलिक कारकों की अगर हम देखें, प्रभाव देखें, तो अब एक सवाल आप खुद से ही कीजिए कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता उत्तर पश्चिम भारत में ही क्यों विकसित हुई? तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? भौगोलिक कारकों से देंगे और कुछ जो है मनुष्य की क्षमता से देंगे। दूसरा, अधिकांश हड़प्पाई स्थल उत्तर पश्चिम के अर्ध शुष्क क्षेत्र और लवणता वाले भूजल क्षेत्रों में क्यों प्रकट हुए, बताइए। तो ये भी हम देखेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ भौगोलिक कारक होगा। सभ्यता पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती गई, पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं बढ़ी? हमारे दिमाग में तो सवाल आएगा ना। जब ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो है सिर्फ सब सैंदक प्रदेश तक इसका विस्तार है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी तक पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों? ये उसकी एक कथा है ना, विदे किसकी है, नहीं इसकी कौन सा, जनक का राजा था एक, उसकी कथा है ना कि कहाँ तक जो है इसका विस्तार है और आग जो है इस नदी को नहीं पार कर पाई, जला पाई। तो वो कुछ इस तरीके से वो आगे आ जाएगी आपकी वैदिक काल में। तो ये भी देखते हैं कि हम के पश्चिम से पूरब की तरफ ही सभ्यता क्यों बढ़ी, पूरब से पश्चिम की तरफ क्यों नहीं बढ़ी। क्लियर हो गया? तो ये भी एक भौगोलिक कारक है कि वहां पर वर्षा देखते हैं, वहां पर मौसम देखते हैं, वहां पर वन देखेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। भारत के प्रथम साम्राज्य यथा मगध साम्राज्य के केंद्र मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र क्यों रहा? ये भी सवाल करके देखो थोड़ा। तो सिर्फ मानव या साम्राज्यवाद के माध्यम से, साम्राज्य के विस्तार से या शासकों की नीतियों से इसका जवाब नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हमें भौगोलिक कारकों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक सवाल रहेगा इस काल में। ऐतिहासिक काल में पाटलिपुत्र के राजनीतिक एवं आर्थिक महत्व का क्या कारण था फिर 1000 ईस्वी के पश्चात पाटलिपुत्र का महत्व क्यों कम हो गया, ये सब चीज देखेंगे। ठीक है, उत्तर भारत की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत के विकास की गति क्यों धीमी रही थी, ये सब इस काल के और भी हैं कई सारी चीजें, ये हम देखेंगे। यहाँ पर हो गया भौगोलिक नियतिवाद की अवधारणा को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता, कि तकनीकी होती है, मानव डिसीजन लेता है, उसके माध्यम से भी चीजें प्रभावित होती हैं। अगर ये तो मैंने करा ही दिया था कि हम इतिहास को देखें तो 3-4 काल में बांट सकते हैं, प्रस्तर काल यानी कि स्टोन एज, और चालकोलिथिक एज एंड आयरन एज। तो स्टोन एज में हम पत्थर के उपकरण देखते हैं, हड्डी के उपकरण देखते हैं, लकड़ी के उपकरण देखते हैं। ताम्र पाषाण काल में तावा, कांसा, ये सब चीजें देखते हैं। तावा और टीन से मिलकर बनता है कांसा, लोह युग में लोहे के। और अब देखें तो आईटी एज चल रहा है अपना। तो आईटी एज में किन किन चीजों का उपयोग कर रहा है मानव, वो सारी चीजें भी अध्ययन का एक पार्ट रहेंगी हमारे इतिहास की। फिर है प्रस्तर युग, सबसे बड़ा युग माना जाता है, लाखों वर्ष पहले से लेकर लगभग 3500 ईसा पूर्व तक, 20 लाख से मान लेते हैं, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक जो है इस काल को देखते हैं। तो इतिहास का सबसे बड़ा काल है ये।
और इसमें हम मध्य पाषाण नवपाषाण काल तक देखेंगे, उसके बाद ताम्र पाषाण संस्कृति आ जाएगी। तो अध्ययन के स्रोत मैंने ऊपर ही बता दिए थे कौन कौन से थे, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है तो क्या होंगे, प्रस्तर, हड्डी, लकड़ी, ये सब चीजें उपकरण पाए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से काल आएंगे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। फिर ताम्र पाषाण काल 3500 ईसा पूर्व के पश्चात या 1500 ईस्वी तक इसको हम देख लेंगे। ताम्र पाषाण काल को 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा, जब तक लोहे की खोज होगी। तो इसमें ही हमारी हड़प्पा सभ्यता आएगी। ठीक है, फिर है कांस्य युग के नाम से ये लोहा युग। तो लोहा युग में क्या आएगा, लोह काल में क्या आएगा, इसमें 1000 के आसपास या 1600 ईस्वी के आसपास जो है क्या है, हमें लोहे के साक्ष्य मिल गए हैं, लोहे की खोज हो गई है, लोहे का उपयोग होने लगा है। तो ऐसे काल को हम क्या कहेंगे, लोह काल का कहेंगे। इसको भी हम व्यापक रूप से देखेंगे। फिर अध्ययन के स्रोत क्या क्या थे वो हमने देखे थे। प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से आएंगे, सारे पुरातात्विक साक्ष्य आएंगे, कोई भी साहित्यिक सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आएंगे, तो हालांकि आदि ऐतिहासिक काल का निर्धारण मैंने आपसे कराया था, आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं है, और अगर कुछ डाउट होगा तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कई बार आती हैं तो चीजें क्लियर हो जाती है, ऑप्शनल का यही बेनिफिट होता है कि आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें कोई हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ हम पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो सिर्फ हम पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर है। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा क्या था, कृषि का विकास मैंने बताया था, जहां से कृषि की शुरुआत होने लगती है उसको भी हम नवपाषाण काल में डाल देते हैं। तो ऐसे में नवपाषाण काल, सॉरी, आदि ऐतिहासिक काल में जो है शामिल कर लेते हैं। तो इसमें नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दोनों को शामिल कर लेंगे। तो आदि ऐतिहासिक काल कहाँ से आएगा, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता एंड वैदिक काल। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, फिर है प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए वेद, अब एक सवाल ये बनता होगा कि हमारे पास वैदिक काल में तो साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे कि वेद, ठीक है, या फिर उपनिषद उत्तर वेद में, या फिर ब्राह्मण या अरण्यक, ये सारे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है। तो हम इसको ऐतिहासिक काल क्यों नहीं मानते, आदि ऐतिहासिक काल क्यों मानते हैं, ये एक क्वेश्चन आता होगा। क्योंकि हम ये भी तो पढ़ते हैं ना कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद की रचना हुई होगी। तो कोई बताएगा क्यों आदि ऐतिहासिक काल में उसको डालते हैं, शामिल करते हैं। सर इसका एक कारण हो सकता है कि जो उनकी मतलब प्रामाणिकता है उस पे सर थोड़ा सवाल। नहीं, प्रमाणिकता हो या ना हो, लेकिन अगर उस काल में मिल रहा है साहित्यिक स्रोत, तो हो सकता है वो ऐतिहासिक दृष्टि से सही ना हो, लेकिन धार्मिक स्रोत तो है ना, धार्मिक दृष्टि से तो लिखा गया है ना, ये कल्पना की दृष्टि से तो लिखा गया है। मान लो कल्पना ही हो, तो उस टाइम पीरियड का है कोई ग्रंथ साहित्यिक स्रोत, तो हम क्यों न मानेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज ये है कि रचना हुई है, रचना का मतलब वेद क्या होते हैं, श्रुति साहित्य होते हैं, सुनकर आगे बढ़े हैं। तो डायरेक्ट जो देवता होते हैं, देवताओं ने ऋषियों को डायरेक्ट बताया है, तो उसको सुन सुन के जो है वो साहित्य आगे बढ़े हैं। तो वो रचना हुई है, वो लिखे नहीं गए हैं। उन लोगों के पास लिपि नहीं थी उसको लिखने के लिए, वो लिखे जो जाते हैं वो लिखे तो बहुत बाद में जाते हैं, 6ठी शताब्दी से पूर्व, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब जगह जो है वो कंपाइल होते हैं। तो रचना का मतलब है कि दिमाग में रचना, ठीक है, दिमाग में रचना, श्रुति साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ते रहे हैं वो। तो डायरेक्ट क्या हुआ है, वो लिखे नहीं गए हैं, लिखे बहुत बाद में गए हैं, उनके पास लिपि ही नहीं थी। कभी देखा कि वैदिक लिपि ये है, तो अब आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हड़प्पा के पास लिपि भी थी और वो भी था, बट हड़प्पा को हमने पढ़ नहीं पाए। वैदिक के पास साहित्य था लेकिन उसको लिख नहीं पाए थे वो, तो तब उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, लिपि ही नहीं थी, वो बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के स्रोत, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन के स्रोत वो ही है, प्रस्तर उपकरण, ये सब चीजें जो मैंने लिखवाए थे, कहाँ कहाँ से चीजें मिली हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से जो है हस्तकुठार एक मिला था, इसी तरीके सोहन घाटी से चापर चोपिंग, ये दोनों में अंतर हम सीखेंगे, प्राप्त हुआ है हमें। और पशु जीवाश्म में मिला है, कहाँ से, हथनोरा से और ओडई से। हथनोरा मध्य प्रदेश में है और ओडई जो है तमिलनाडु में है। अरुण सोनकिया ने जो है हथनोरा से इसकी प्राप्ति की थी।
मध्य पाषाण काल से संबंधित जितने समाधान होते हैं, निवास स्थल होते हैं, इन सब के माध्यम से। तो प्रतापगढ़ के पास सरायनहर राय है, महादहा है, जंगली एवं पालतू पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई है। इसी तरीके से मध्य पाषाण काल की चित्रकला है। तो ये जो है हमारे साहित्यिक स्रोत है। इनके माध्यम से क्या क्या जानकारी मिल सकती है? इनके माध्यम से जलवायु संबंधी परिवर्तन हम रेखांकित कर सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम का है ना ये। मान लीजिए पूरा पाषाण काल को ही देखे तो 20 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल चलता है। तो इतने लंबे टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, उसको हम उपकरणों के माध्यम से रेखांकित करेंगे, पशुओं की हड्डियों के माध्यम से रेखांकित करेंगे कि छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये सब चीजें। तो जलवायु परिवर्तन, तो जीवोपार्जन भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। पहले जो है मनुष्य खाद्य संग्राहक होगा, आखेटक होगा, फिर जो है पशुपालन की तरफ बढ़ा होगा, कृषि की तरफ। ये सब हम देख लेंगे मध्य पाषाण काल में। फिर स्थलों का भौगोलिक वितरण हमें पता चल जाता है। मान लो पुरापाषाण काल से संबंधित कोई उपकरण है, जैसे चापर चापिंग कोई उपकरण मिला, चोपर चापिंग, यह हस्त कुठार, तो हम कहेंगे कि हाँ ये पुरापाषाण काल की साइट है। ठीक है, इसके माध्यम से। मध्य पाषाण काल में कोई सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे कि हाँ ये मध्य पाषाण काल की साइट है। तो ऐसे पता लगा लेते हैं। उपकरण के बनावट में होने वाले परिवर्तनों को भी रेखांकित करते हैं। लोग शिकार से क्या क्या करने लगे थे, वो सब चीजें, परिवर्तन क्या तकनीकें हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। सामाजिक संगठन कैसे थे, विचारधारा के बारे में पता नहीं चलता, सांस्कृतिक विचारधारा के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन एक सीमा रहती है, उससे पता चल जाता है। सीमाएं ये है कि आर्कियोलॉजिकल साइट का अध्ययन करना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने पीछे बताया था कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, आवास की प्रॉब्लम आती है, तकनीकी की प्रॉब्लम आती है, फिर खर्चीली विधि है। तो वो ऊपर ही सतह पर एक अन्वेषण हुआ है या खुदाई हुई है, तो ये एक समस्या है। दूसरी है भारत। भारत भी एक समस्या है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में डिग्रेडेशन तेज होता है। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि डिग्रेडेशन बहुत जल्दी हो जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जलवायुविक परिस्थितियों में इन उपकरणों का, पुरातात्विक साक्ष्यों का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा, पता ही नहीं चल रही। तो ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। तीसरा है कि राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, विचारधारा के बारे में वो रह जाते हैं। चौथा, श्री रत्नाकर ने जो बताया था कि त्यागे हुए उपकरण ही हमारे पास उपलब्ध है। इस नाम को अच्छे से रट लेना, श्री रत्नाकर, और क्या कहा है इसको भी रट लेना। ठीक है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के स्रोत। वही नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो प्रस्तर के उपकरण हैं के साथ साथ तांबे के उपकरण, ठीक है, तांबे के बर्तन, ये सब चीजें हमें मिल जाएंगी। पशु एवं मानव जीवाश्म और बाकी सब चीजें वो ही रहेंगी, बस नई चीजें आएगी। तांबे के उपकरण और तांबे की चीजें हमें मिल जाएंगी। मूर्तियां, मुरली मूर्तियां, तांबे की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, ये सब चीजें। वो ही योगदान रहेगा जो योगदान उस टाइम में था, क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन है नहीं। वो ही सीमाएं रहेंगी जो उस टाइम की थी, जैसे 36 खुदाई से संबंधित सीमाएं, सामाजिक संगठन, ये सब चीजें। क्लियर हो गया इतना आपका? हाल में जुड़ने वाले क्या क्या आयाम थे वो भी मैंने बता दिया कि पर्यावरण पर अब देख रहे हैं हम। गार्डन चाइल्ड ने इस चीज को उठाया, एस.एन. राजगुरु ने उठाया, और डीपी अग्रवाल ने, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऊपर जो बताया था वो सब चीजें ही नए नए आयाम जुड़ रहे हैं इसमें भी। व्यापक रूप से यहाँ पर इसने लिखा क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आता है पुरापाषाण काल। ठीक है, अब हमारा इतिहास का पहला काल आ गया, पुरापाषाण काल। अच्छा, पुरापाषाण काल क्या होता है? पुरापाषाण, स्टोन एज का सबसे पहला काल जो है हमारा पुरापाषाण काल, और इसको भी हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अब वो डिवाइड करने का आधार क्या होगा? कुछ ना कुछ आधार तो होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि डिवाइड कर दिया। तो वो आधार था हमारा कि इस काल में हो रहे जलवायु परिवर्तन, उस जलवायु परिवर्तन के चलते हुए जो तकनीकी परिवर्तन हुए, यानी कि उपकरण बनाने की जो तकनीक बदली है, इस तकनीकी परिवर्तन से क्या समाज, क्या मानव पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीजें, इन आधारों को, इन चीजों को, इन विशेषताओं को रेखांकित करेंगे हम, तो हमें इस काल में भी जो है अलग अलग काल दिखाई देंगे। और ये बात सबसे पहले उठाई थी एडवर्ड लाटेट ने। याद रखना इस नाम को, जब भी हम पुरापाषाण काल को डिवाइड करने की बात करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एडवर्ड लाटेट जरूर डालना, एडवर्ड लाटेट जरूर लिखना। ठीक है,
तो इस आधार पर हमने बांट दिया इसको 3 काल में, एक निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। मैं मानता हूं कि 20 लाख से 40 या 50,000 ईसा पूर्व और 50,000 ईसा पूर्व से हम 30,000 ईसा पूर्व, 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व, यहाँ तक अब जो है 20 लाख तक पहुंच गए हैं। इस चीज को लिख लेना, ठीक है, 20 लाख तक इसको देख लेंगे। अब यहाँ पर क्यों किया हमने निम्न मध्य उच्च, ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बर्तन, यहाँ पर जो उपकरण मिलेंगे, चोपर मिलेंगे, हस्त कुठार मिलेंगे, क्रोड से मिले हुए उपकरण प्राप्त होंगे, यहाँ पर सल्क उपकरण मिलेंगे, यहाँ पर भी फलक और सल्क। अब क्रोड क्या होता है? क्रोड आप समझ लो, फिर उसके बाद जो है क्रोड क्या है, पूरा पत्थर लो, हाँ पूरा जो है पाषाण लो, पाषाण होता है पत्थर, पूरे पाषाण का जो मध्य भाग है, ऊपर की साइड है उसको हटा देंगे, लेयर वहां से हटा देंगे, लेकिन जो मध्य भाग उसको बचेगा, क्रोड, क्रोड जो बचेगा उसी को हम औजार मानते हैं, वही हमारा औजार है, तो उसको हम क्रोड से बने हुए औजार कहते हैं, उससे बना रहे हैं। फिर एक काल ये आएगा कि मध्य पुरापाषाण काल ये आएगा कि ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स जो हैं इनका हम उपयोग करेंगे, तो उपकरण क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, तो वो जो है फ्लैक होता है या फलक जिसको कहते हैं हम, फलक, ये जो है शल्क, शल्क जो कहते हैं, तो शल्क क्या है, पपड़ी, लेयर्स का जब हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम फ्लैक्स कहते हैं या पपड़ी कहते हैं, इनका यूज कर रहे हैं, तो छोटे छोटे हो गए, ऊपरी परत हटा हटा कर जो है इसका धारदार उपकरण बनाया जाएगा, इससे जैसे इससे बनेगा फलक। फलक क्या होता है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी होती है, उसको हम फलक कहते हैं। और आगे भी जो है ये जो उपकरण होंगे, इसका एक मैं और सेशन ले लूंगा अलग से, बहुत सब चीजें होंगी। बेदनी होती है, एक पत्थर में छेदने हेतु होता है, एक खुरचनी होती है जानवरों की खाल छुटाने के लिए, ये सारी चीजें। इसी आधार पर जब अलग अलग उपकरण हमारे पास पाए जा रहे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के, कार्बन डेटिंग देख रहे हैं या यूरेनियम डेटिंग देख रहे हैं, उनका काल अलग अलग मिल रहा है, तो हम मान रहे हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ अलग रूप से हम इसको रख सकते हैं। तो ये सब चीजें अब निम्न पुरापाषाण में काल के क्षेत्र। अब हम देखो, अब जितना भी है ना इतिहास को, एक चीज अच्छे से लिख लेना, सबसे पहले हम उसका भौगोलिक विस्तार जाना करेंगे कि ये संस्कृति, ये सभ्यता किस भौगोलिक, कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं थी, वो जानेंगे। तो स्थलों की बात आएगी सबसे पहले कि पुरापाषाण काल जो है कहाँ तक है। अब आप आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, सिर्फ पुरापाषाण काल ही डालेगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ इसको लाटेट ने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों डिवाइड किया है, वो ही के जलवायु परिवर्तन हुए एंड तकनीकी परिवर्तन हुए, उन तकनीकी परिवर्तनों ने समाज में कुछ परिवर्तन किया, समाज के परिवर्तन से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई होगी और संस्कृति प्रभावित हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, भौगोलिक विस्तार। तो पुरापाषाण काल का क्या है, हम भौगोलिक विस्तार जान लेते हैं पहले। तो भौगोलिक विस्तार में ये देखिए आप, भौगोलिक विस्तार में तो भी अब साथ ही करते जाएंगे हम कि कई सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल रही है, जहां जहां से स्थल हमें प्राप्त हुए, तो वही इसका भौगोलिक विस्तार होगा। जैसे यहाँ पर हमें कुछ स्थल प्राप्त हुए, जैसे ये है हमारा समथन, ये पहलगांव है, ठीक है, ये हमारा सोहन घाटी है, सोहन घाटी, ये और ये पोटवार का क्षेत्र है। इसी तरीके से अजमेर है, ये डिडवाना है, और ये रतनपुरा होगा शायद। इसी तरह यहाँ पर कालपी उत्तर प्रदेश में भी है, और ये चौपानी हो गए, लेखिया होगा, ठीक है, ये बागोर होगा, और ये भीमबेटका होगा, ठीक, ये पटने होगा एक इसमें, और एक दूसरा है ये बेटम चरला होगा। देखो मुझे इतनी अभी भी साइट याद है, ये बेटम, ये हुंसकी है, हुंसकी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर है लिखी हुई है, ये इसका भौगोलिक विस्तार है। और इस पर रट्टा मार लेना, आज का यही आपका जो है टारगेट है कि आपको इस पर रट्टा मारना है। ये पॉलिटिकल मैप है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज इसमें दी गई है। कई बार यूपीएससी ऐसा करता है कि हमें पॉलिटिकल मैप दे देता है, कई बार ऐसा करता है कि हमें जो है क्या देता है, ज्योग्राफिकल मैप दे देता है, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है। तो इस तरीके से भी याद रख लेना लोकेशन। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी साइट कहाँ है, स्टेट जो है याद रख लेना कि हाँ समथन जो है वो उत्तर प्रदेश में थी या जम्मू कश्मीर में थी, ठीक है। इसी तरीके से पहलगांव कहाँ थी, कालपी कहाँ थी, ये सब चीजें याद रख लेना, ठीक। अच्छा, आपको याद रखने की मैं टेक्निक बता देता हूँ। अभी थोड़ा सारा याद कर लो
देखो 4 नंबर क्या है, ऐसे देखना सबसे पहले कि 4 नंबर क्या है ये 4 नंबर, पहलगांव। क्लियर, सब बोलेंगे पहलगांव। सेकेंड, थर्ड नंबर क्या है आपका, समथन, समथन। और फर्स्ट पर क्या है, सोहन घाटी, सोहन घाटी। दूसरे पर क्या है ये आपका, ये दूसरे पर है संघा ओकेव। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, बताइए सौरभ, बताइए 4 नंबर, ये 4 नंबर ऐसा नहीं बोलना, ये स्लिपी वाली साइड बताइए क्या है, क्योंकि नंबर रट जाएंगे फिर, वहां पर नंबर अलग डाल दिए तो आप डाउट में हो जाओगे। तो यहाँ पर कौन सी साइट मिली है बताइए। सर सोहन घाटी। नहीं नहीं, यहाँ पर जहां पर ये टिक कर रहा हूं मैं। नंबर 4। हाँ हाँ, इसके आसपास। बोलो सभी, ये है पहलगांव, और पहलगांव के नीचे है हमारा समथन, ठीक। और यहाँ पर जो पाकिस्तान का ये पार्ट है, पाकिस्तान का जो पार्ट है ये है हमारा सोहन घाटी। एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहे। ठीक है, ये पाकिस्तान में कौन सी साइड है, ये प्रीलिम्स में आएंगे आपके आते ही है। ये है हमारा सोहन घाटी, और 2 नंबर पे यहाँ जो है, यहाँ एक साइट है, यहाँ पर है हमारा संघो केव, ठीक है। और 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर दिदवाना, और 7 नंबर पर यहाँ पर है हमारा अजमेर। तो बीच में, राजस्थान के बीच में देखने को अजमेर पड़ता है, उससे ऊपर में क्या है, दिदवाना। लिखते रहो और उससे याद होगा। अब बताइए, अब बताइए यहाँ पर क्या 4 नंबर पर, पहलगांव। 3 पर समथाना की समतन, वेरी गुड, समतन। 1 पर, एक पे ऐसे सोहन घाटी। हाँ 2 पर संघा ओकेव, ये याद नहीं होगा, संभव 2-3 बार लिखोगे तो हो जाएगा। 5 पर, दिदवाना। हाँ हाँ दिदवाना। हाँ दिदवाना। 7 पर अजमेर। अजमेर। रोमा बताइए 3 नंबर पर, यहाँ जो है, रूपा आप बताइए 3 पर। समथाना। हाँ समथन, ठीक है। और 1 नंबर पर, 1 नंबर पे पहलगांव। नहीं ये जो है, ये 1 नंबर। कौन सा? अच्छा, सोन घाटी, सोहन घाटी सर। और 2 पर संघो के। संभव के। तो ये जो है ना, आप एक बार छिपा, एक बार तो देख देख के कर लेना, फिर छिपा छिपा करने, 2-3 बार एक मैप पे प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपकी। कल को सबसे पहले यही काम करूंगा, ये वाला मैप जो है, जितने मैप मैंने इसमें मर्ज किए हैं, इंसर्ट किए हैं, ये सभी मैप आपसे पूछूंगा। क्लियर, तो याद करना है इसको। और 50 नंबर का आता है मैप, हल्के में मत लेना इसको, 50 मार्क्स का। तो आपका, हम पाषाण काल में थे, उसका क्षेत्रीय पूरा पाषाण काल में थे, क्षेत्रीय विस्तार देख रहे थे। तो क्षेत्रीय विस्तार में हमने जो है ये मैप दिखाया कि कहाँ कहाँ पर जो है इसका क्षेत्रीय विस्तार होगा। तो भौगोलिक वितरण क्या है, भौगोलिक वितरण यही है, वहां की विशेषताएं भी आपको पता चल जाएंगी, कौन सी स्थान पर क्या मिला है, उसकी भी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। फिर उसके बाद आता है कि ये जो सब संस्कृति थी, या यहाँ के जो लोग थे, तो इस टाइम किस जलवायु में ये रह रहे थे। इस टाइम की जलवायु की एक विशेषता है कि ये जलवायु प्लेस्टोसीन काल की थी, प्लेस्टोसीन युग की थी। इस जलवायु की ये विशेषता है कि यहाँ पर प्लेस्टोसीन काल एक हिम युग के रूप में जाना जाता है। तो ठंड बहुत है, सर्दी बहुत है, शीतकाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब वो मैंने बता ही देता कि जानवर कैसे पाए जाएंगे यहाँ पर अगर शीतकाल होगा, तो ये सब चीजें विशेषताएं बता देती। ठंड बहुत अधिक है, तो ठंड अधिक होगी तो ना तो कृषि की भूमि होगी, ना चारगाह इतनी उपस्थित होगी, ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन इसी काल में धीरे धीरे जब उच्च पुरापाषाण काल में जाओगे तो होलोसिन युग आने लगेगा। होलोसिन काल में क्या है, थोड़ी जलवायु जो है गर्म होने लगती है, जलवायु गर्म होगी तो बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो
ये सब चीजें जो है कृषि की भूमि, चारागाह, ये सब चीजें होने लगेंगी। तो जलवायु हमने अध्ययन किया जलवायु का। यहाँ पर जलवायु का एक याद रखना है ना कि प्लास्टोसीन युग है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिर प्लास्टोसीन युग होगा तो तकनीकी क्या होगी, तकनीक क्या होगी यहाँ पर बनाने की, उपकरण बनाने की। तो प्रस्तर हड्डियों लकड़ी के उपकरण में प्रयोग होने के लिए कौन कौन सी तकनीक, जैसे क्रोड उपकरण बनाए जा रहे हैं। क्रोड मतलब बड़े बड़े उपकरण, जो बीच का क्रोड बच रहा है पत्थर का, उससे बड़े बड़े उपकरण बनाए जा रहे हैं। लेकिन निम्न पुरापाषाण काल में आकर खंडक हम बनाने लगे, चोपर बनाने लगे, छोटे छोटे उपकरण बनने लगे। ठीक है, तो उपकरण लिख लेना। फिर हस्त कुठार है, हस्त कुठार बीच वाला पार्ट जो होता है, विदारली है, ये सब चीजें, ये इसका अलग मैं सेशन ले लूंगा, इसको बस याद रख लो। ठीक है, बोलते परंतु मध्य पुरापाषाण काल तक हम क्रोड से किस तरफ बढ़े थे, शल्क उपकरण, यानी कि लेयर्स वाले उपकरण जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्रोड उपकरण खत्म हो गए, क्रोड उपकरण भी चल रहे हैं, वो उपकरण तो सारे चलेंगे ही, लेकिन शल्क उपकरण जो है, लेयर वाले उपकरण जो है, ये सब चीजें छोटे होने, तो मानव की गतिशीलता, ये सब चीजें आपकी होने लगेगी। तो ये तकनीकी हो रही है। सल्क से फिर क्या आता है, सल्क से बनने लगते हैं फलक। फलक जो बताया था जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो उसको हम कहते हैं फलक उपकरण। तो फलक भी बनाए जाने लगे। और ये मध्यपाषाण काल की तो पूरी संस्कृति पाई जाएगी। फलक संस्कृति पुरापाषाण काल में देखें तो नैवासा क्षेत्र था। ठीक है, तो चौड़ाई से 2 गुनी होती है। ये सब चीजें महाराष्ट्र के निवास से प्राप्त हुई है, तो फलक संस्कृति कहते हैं इसको। फिर है उत्तर पुरापाषाण काल में चलकर उपकरणों की बनावट में और भी सुधार हुआ। जैसे कि पहले जो है टेढ़े और इस बहुत ज्यादा चिकने उपकरण नहीं बनाए जा रहे थे, बहुत ज्यादा तीव्र उपकरण नहीं बनाए जा रहे थे। लेकिन उत्तर पुरापाषाण काल में जो तेज उपकरण भी बनाए जाने लगे और बेहतर उपकरण होने लगे। तो बेदनी और खुरचनी के रूप में आएंगे, हड्डी और लकड़ी के उपकरण भी बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई हमारे उपकरणों में परिवर्तन। हमने यहाँ पर देखा कौन कौन से थे। तो क्रोड से उपकरण बनने थे, क्रोड से जो है शल्क बने, शल्क जो है फलक बने। फलक के बाद जो है बेदनी और खुरचनी आई कि भाई तीव्र धार वाले उपकरण बनने लगे। ठीक है, अब जीवोपार्जन यानी कि अर्थव्यवस्था क्या थी, जीविका अपना किस तरीके से वो चला रहे थे, ये सब चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कैसे चला रहे थे जीविका, जीविका के लिए प्रारंभिक समाज है, ना कृषि का विस्तार है, ना पशुपालन की जानकारी है, ना पशुओं से इतने हम रूबरू हुए हैं, अवेयर हुए हैं, तो कृत्रिम अवस्था में नहीं ले गए हैं। तो ऐसी अवस्था में शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे हम, सिर्फ उसी के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, जी रहे थे, उसी के माध्यम से हम जीवन यापन कर रहे थे। खाद्य संग्राहक और शिकारी, ऐसा भी माना जाता है कि खाद्य संग्राहक ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई होंगी उससे, और पुरुष जो है शिकारी से जुड़े हुए होंगे, जो मैंने ऊपर कहानी बताई थी वो पहले सबसे पहली वीडियो में। तो बड़े बड़े पशुओं का शिकार कैसे करते थे, सब लोग मिलजुल कर करते थे, क्योंकि बड़े बड़े पशु हैं उस टाइम में, जलवायु ही ऐसी है। वो भोजन प्राप्ति का कारण था। वहीं दूसरी तरफ भोजन के लिए भी जंगली उत्पादों का संग्रह भी करते थे, ये भी दूसरा एक बहुत हम। ठीक है, अब एक चीज ये है कि मांस जो है जल्दी ही खराब हो जाता है शिकार से प्राप्त, जबकि जंगली उत्पाद अधिक समय तक टिके रहते हैं। तो मुख्य जो भोजन होगा उनका खाद्य संग्राहक ही होगा, मांस जो है वो सेकेंडरी होगा। अब ऐसे उसमें उनका समाज कैसा होगा, समाज देखना पड़ेगा कि जिसका जीवन यापन केवल खाद्य संग्राहक और खेटक पर निर्भर है, ऐसी स्थिति में समाज कैसा होगा। ऐसी जलवायु में प्रारंभिक समाज, अभी मानव ने जो है संस्कृति या फिर अपने तरीके से जीना प्रारंभ किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे ग्रुप में समाज डिवाइड होता है, और वो छोटा ग्रुप आवश्यकता अनुसार बनता है फिर खत्म हो जाता है। जैसे कि शिकार करने के टाइम, ठीक है, तो शिकार करने के टाइम वो बना फिर खत्म हो गया। ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं, बैंड सोसाइटी। जो बहुत कम लोगों का समूह होता है उसको हम बैंड सोसाइटी कहते हैं। तो इस काल के समाज की बात करें तो क्या है, बैंड सोसाइटी। ठीक है, अब बैंड सोसाइटी जहां भी होती है, यानी कि जनजातीय समाज है, जहां पर भी जनजातीय समाज होता है उन लोगों में समानता का तत्व अधिक होता है, समानता अधिक होती है। आपने कभी देखा है कि जनजातियों में, अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो कि सेंटलीज जनजाति है एक हमारे अंडमान निकोबार की, कि उनके कुछ लोगों के जो है कोठी है और कुछ लोगों के पास घर नहीं है, ऐसा कभी देखा है? ऐसा नहीं देखोगे आप। सबके पास समान स्तर के घर होते हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। दूसरा क्या होता है,
महिला और पुरुष के लेवल पर भी समानता होती है, कि वहां पर जेंडर वाइसनेस या जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होती है। तो ये भी एक चीज थी कि हमारे उस टाइम में क्या पाया जा रहा था सामाजिक संगठन के रूप में, अगर देखें तो समानता है, चाहे वो लैंगिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। मुख्य तंत्र, फिर इससे आगे बढ़कर बैंड सोसाइटी से आगे बढ़कर मुख्य तंत्र आएगा, मुख्य तंत्र से बढ़कर जो है सरदारी तंत्र और राजतंत्र के रूप में वो हो जाएगा। वो तो आगे की चीज है, ठीक है, हम वो बाद में देखेंगे। अब है फिर देखो 50 से 70 लोगों का एक समूह होता था, बैंड सुधा मिलजुल कर शिकार एवं संग्रह करते थे। शिकार एवं खाद्य संग्रह के मध्य उसी स्थल पर कुछ समय के लिए एक नेता उभर कर आता था, परंतु कार्य समाप्त होने के साथ ही उसकी स्थिति खत्म हो जाती थी। कोई वो नहीं रहता ना, मैं छू मैं महिलाओं की स्थिति भी बेहतर है। अब संस्कृति क्या है, संस्कृति में कई सारी चीजें देखते हैं कि कलात्मक अभिव्यक्ति क्या है, क्या चित्रकला है, क्या लेखन कला है, क्या संगीत कला है, तो वो मनोरंजन किस तरीके से करते होंगे, ये सब चीजें संस्कृति का वो आ गया, ठीक है। तो प्रारंभ में तो हम संस्कृति का कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई संस्कृति उन्होंने डेवलप की होगी, क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि हम प्रारंभ में यूपीएससी की तैयारी करना है तो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आप आंसर राइटिंग करते ही होगे। इसी तरीके से संस्कृति का पार्ट है कि उन्होंने कोई ऐसी संस्कृति डेवलप ही की होगी, लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ मनोरंजन के पार्ट तो रहे होंगे, आगे चलकर कुछ ना कुछ उनके विचार तो रहे होंगे, कुछ ना कुछ उपासना पद्धतियां तो रही होंगी, ठीक है। तो वो हम किसके माध्यम से पता लगाएंगे, उपकरणों के माध्यम से। तो उपकरणों के माध्यम से कई सारी चीजें हमें पता चली हैं, जैसे भीमबेटका के बारे में भी एक विवाद है कि भीमबेटका उच्च पुरापाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है। तो फिर विद्वानों ने ये सोचा कि उच्च पुरापाषाण काल से ही प्रारंभ हो जाता है ये, क्योंकि बड़े बड़े चित्र मिल रहे हैं, बड़े बड़े जानवरों के चित्र मिल रहे हैं। मध्य पाषाण काल में आके छोटे छोटे जानवर हो जाते हैं, तो छोटे छोटे चित्र मिल रहे हैं, तो उच्च पुरापाषाण काल से ही। तो एक चित्रकला हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि किस उद्देश्य से उन्होंने ये चित्र बनाए हैं, क्या उन्होंने योजना बनाने के लिए बनाए हैं, या याद रखने के लिए बनाए हैं, या जो है एक रणनीति बनाने के लिए बनाए हैं, ये हमें पता ही नहीं है। या फिर एक धर्म का पाठ हो, अभिव्यक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति हो, तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये सब चीजें रही होंगी। फिर दूसरा हमें एक पट्टने से क्या है कि शतुरमुर्ग का अंडा मिला है, और उस पर हमें कलात्मक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। हमें उस पर जो है अंडे पर जो है चित्रकारी के जो है वो दिखाई देते हैं। इस तरीके से राजस्थान का बागोर है, तो वहां से स्त्री की मूर्ति मिली है हमें। तो ये मूर्तियां बनाना या खिलौने से खेलना, बच्चों को खिलाना, ये सब चीजें क्या है, उसकी संस्कृति के पार्ट है, ठीक है। या फिर किस तरीके से रहते होंगे, किस तरीके से खान पान करते होंगे, ये उस टाइम की संस्कृति का पार्ट है। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता किस तरीके से सावधान है उनके, किस तरीके से दफना रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है। बट मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में आके स्पष्ट रूप से पता चलने लगेगा, तो हम और ज्यादा व्यापक रूप से जान लेंगे। एक राजस्थान के चंद्रावती में भी चढ़ पत्थर पर एक चित्र मिला है, ठीक है। महाराष्ट्र के पटने से एक शतुरमुर्ग का अंडा मिला है जिस पर रेखी चित्र मिलता है, तो ये हम ले रहे हैं। इसी तरीके से भीमबेटका गुफा चित्र मिले हैं। तो ये सारे चीज क्या है, उनकी संस्कृति के पार्ट रहे होंगे। संस्कृति के पार्ट में एक चीज ये भी देख लेंगे, शवदान पद्धति कैसी थी उनकी, ठीक है, वो किस तरीके से दफनाते थे लोगों को। तो वो एक तरीके से उन लोगों के पास उपकरण रख रहे हैं, उन लोगों के पास भौतिक वस्तुएं रख रहे हैं, तो ये मानना होगा उनका कि कहीं ना कहीं ये बाद में भी उपयोग करेंगे, ये इनका पुनर्जन्म होगा, ये इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया होगी, तो वो भी एक संस्कृति का पार्ट हो जाएगा उनकी उपासना के रूप में, या विचार के रूप में, धार्मिक विश्वास के रूप में, ये सारी चीजें उसकी संस्कृति का पार्ट आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा, एक इसका भौतिक क्षेत्रीय विस्तार देख लिया कि कहाँ कहाँ जम्मू कश्मीर में पाया जा रहा है, पाकिस्तान में पाया जा रहा है, तमिलनाडु में पाया जा रहा है, और आंध्र में पाया जा रहा है, यूपी में पाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे क्षेत्रों में उखरूल मणिपुर तक जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उनका भौतिक विस्तार है। भौतिक विस्तार का मतलब है कि एक क्षेत्र, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका संबंध उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर होगा, ये नहीं होता है। ये होता है कि वो सभी लोग जो है, सभी संस्कृतियां जो मिली है, वो एक ही स्तर पर है, एक समाज है उनका, एक जैसा समाज है, एक जैसी राजनीति है, राजनीति बिखड़ी नहीं होती है, एक जैसी संस्कृति है, एक जैसी जीवों का पार्जन है। तो उसको हम एक संस्कृति के रूप में रख लेते हैं, पुरापाषाण काल की संस्कृति, पुरापाषाण काल, ठीक है। क्लियर हो गया आपका।
तो ये हो गया हमारा पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल पर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि पुरापाषाण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाते हुए उससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थलों पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को कर लेना, एंड जो क्वेश्चन पीछे दिया था शायद उसको कर लेना। तो ये आपका आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और हमारा जो है पुरापाषाण काल तक हो गया। कल जो है मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल दोनों कर लेंगे, और कुछ आगे भी होगा करने का तो उसको भी कर लेंगे। तो काफी सिलेबस आपका हो चुका है, इसमें काफी चीजें अब बढ़ने लगेंगी धीरे धीरे, अब चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे। बट एक चीज याद रखना कि जो समाज उस टाइम पुरापाषाण काल में, वो ही समाज बैंड सोसाइटी मध्य पाषाण काल में होगी, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो अब कनेक्टिविटी बहुत सेंसिटिव होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि इतिहास में अगर कनेक्टिविटी नहीं बना पाओगे तो इतिहास समझ में नहीं आएगा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को नहीं जोड़ पाओगे, एक समाज एक संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था को दूसरी संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था से कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत गौर से सुननी है, बहुत अच्छे से क्लासेस लेनी है, क्योंकि बहुत आसान है ये सब्जेक्ट, बट आसान तभी है जब इंटरेस्ट आए। जैसे मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ कि समाज कैसे बदल रहा है, बैंड सोसाइटी ये है, ये तो मैं उसको फील कर रहा हूँ। तो कोशिश क्या करो कि फील क्या करो, हाँ यार उस टाइम के लोग किस तरीके से संस्कृति का विकास कर रहे होंगे, किस तरीके से समाज का कर रहे होंगे, किस तरीके से जीविकोपार्जन कर रहे होंगे, नदी घाटियों पर जीवन यापन कर रहे हैं, नदी घाटियों पर ही क्यों रह रहे हैं, ये सब चीजें जो है सवाल अपने दिमाग में खड़ा किया करो, आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास जो है इससे अगले पार्ट पर होगी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम Thank you, sir. वेलकम।